नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन में पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट ड्राइव को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में पावर ट्रांसमिशन का क्लासिफिकेशन बताया था, उस समय बताया था बेल्ट ड्राइव क्या होते हैं, पॉजिटिव ड्राइव क्या होते हैं, फ्रिक्शन ड्राइव क्या होते हैं, गियर्स क्या होते हैं। बहुत ब्रीफ में उनको एक आइडिया मैंने आपको दिया था। नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आगे जितने भी लेक्चर हम देखेंगे उनमें हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेल्ट ड्राइव यानी जब पावर बेल्ट के द्वारा एक शाफ्ट से यानी ड्राइवर से ड्रिवन को यदि ट्रांसमिट करनी है तो बेल्ट का कॉन्फ़िगरेशन या बेल्ट की व्यवस्था किस प्रकार से होगी शाफ्ट और पुली के ऊपर, उसके आधार पर हम बेल्ट ड्राइव को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि बेल्ट ड्राइव दो प्रकार का हो सकता है, फ्लैट और वी बेल्ट। ठीक है, तो जो ओपन बेल्ट ड्राइव है वो फ्लैट और वी बेल्ट दोनों में वो व्यवस्था हम यूज कर सकते हैं। अब ओपन बेल्ट ड्राइव होता क्या है? ओपन बेल्ट ड्राइव जैसा मैंने चित्र से बताया है, 1 नंबर पुली है और ये 2 नंबर पुली है। देखिए पूरे सब्जेक्ट में जहां भी ड्राइवर पुली या ड्राइवर गियर होगा, यानी पावर ट्रांसमिशन में जो पहले चलेगा प्राइम मूवर के द्वारा जो चलेगा, उसे हम हमेशा नंबर 1 देंगे। अर्थात चित्र में कहीं भी यदि नंबर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब वो ड्राइवर है, और नंबर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब वो ड्रिवन है। अर्थात इस चित्र में यदि अपन बात करते हैं तो पुली नंबर 1 ड्राइवर है और पुली नंबर 2 ड्रिवन है। क्लियर है चीज? तो यहां पर देखिए ओपन बेल्ट हमने क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जैसे यदि देखें चित्र में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये बेल्ट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, यानी खुली हुई है, ओपन है, इन दोनों के बीच में पूरा गैप है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। इसको क्रॉस हमने क्यों बोला कि बेल्ट एक दूसरे को, यानी बेल्ट जो यहां से पुली से बेल्ट आती है फिर घूम कर इधर से आती है, तो ये क्रॉस हो रहा है, यहां पर एक क्रॉस बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये तो देखिए चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है कि ओपन बेल्ट किसको बोलते हैं और क्रॉस बेल्ट किसको बोलते हैं। लेकिन जब ओपन बेल्ट यूज करें और ओपन बेल्ट की बजाय उसी उन दोनों पुली पर ही क्रॉस बेल्ट यूज करें तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये भी चीज हम यहां पर समझेंगे। देखिए ओपन बेल्ट में क्या है, ओपन बेल्ट में ये जो पुली है ड्राइवर पुली है, इसके ऊपर एक्चुअली बेल्ट किस रूप में होती है, जैसे आपने रबर बैंड देखा होगा, एक बैंड के रूप में होती है, एक छल्ले के रूप में होती है, यानी एंडलेस होती है। बेल्ट का कोई भी मुक्त सिरा नहीं होता, यानी बेल्ट में ऐसे 2 एंड नहीं दिखेंगे कि बेल्ट का एक एंड ये और ये बेल्ट और ये दूसरा एंड, ऐसे नहीं है। पहला एंड और आखिरी एंड दोनों जुड़कर इस तरह से एक पूरा छल्ला बनाते हैं जिसको बैंड बोलते हैं। ठीक है, बैंड के रूप में ही बेल्ट होती है। अब इसकी कितनी लंबाई होगी वो सब किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मान लेते हैं कि बेल्ट परफेक्ट लेंथ की है, ये 2 पुली हैं अलग अलग साइज की हैं, इनके ऊपर हमने बेल्ट को चढ़ा दिया जैसे साइकिल पर चेन चढ़ाते हैं। तो अब यहां पर पहले 1 नंबर चलेगी, जब 1 नंबर चलेगी तो घर्षण के कारण बेल्ट इस दिशा में चलेगी, तीर का निशान जो है, इन दोनों बेल्ट तथा पुली के पृष्ठ के बीच में घर्षण होगा और ये चलेगी। अर्थात 1 ने किसको चलाया? बेल्ट को चलाया। फिर बेल्ट जब इस 2 नंबर की पुली के ऊपर से जाएगी जो अभी रुकी हुई है, जैसे ही ये 2 नंबर की पुली के ऊपर से बेल्ट यूं घूमेगी, इसके ऊपर से चलेगी, तो ये 2 नंबर पुली को भी घर्षण के साथ, घर्षण के कारण घुमाएगी। चित्र में बिल्कुल स्पष्ट है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में, इसको हम ओपन बेल्ट ड्राइव व्यवस्था बोलते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव में जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दोनों पुलिस की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जैसे चित्र में मैंने दिखाया है कि ये किस दिशा में घूम रही है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और तो ड्राइवर पुली भी किस दिशा में घूमेगी, बिल्कुल प्रैक्टिकली अपन देख सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई थ्योरी या कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि यहां पर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगी। अर्थात ओपन बेल्ट ड्राइव में ड्राइवर और ड्रिवन पुली
दोनों समान दिशा में घूमती है, यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इनकी कैसी होती है, सेम। क्लियर है चीज। अब यहां पर देखें, अब ये आता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट किस तरह से चढ़ाते हैं, बेल्ट को इस तरह से चढ़ाया जाता है, जैसे यहां से शुरू करता हूं, बेल्ट यूं चलेगी, फिर इस पर आएगी, फिर यहां देखिए ओपन बेल्ट में तो यहां से सीधी इसके ऊपर आ गई, यानी ऊपर वाली बेल्ट जो थी वो ऊपर ही आई और इस तरह से आई, ठीक है। लेकिन क्रॉस बेल्ट में यूं इस तरह से आएगी, फिर यहां ऊपर है तो इधर ये अपोजिट साइड में जाएगी, फिर ये इस तरह से आएगी। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्या ये बेल्ट, जैसे ये बेल्ट है, इधर से बेल्ट आ रही है, बीच में से ऐसे चीर के जा रही है, बीच में कोई छेद है इसमें, नहीं है, अगल बगल से जाती है ऐसे, जैसे ये बेल्ट यूं है और ये बेल्ट यूं है इधर से, तो ये इस तरह से। क्लियर है चीज। तो ये कहां पर यूज होती है बेसिकली, जब दो शाफ्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, दूरी बहुत ज्यादा होती है, तब हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव को यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए, जब ये ड्राइवर पुली, मैंने बोला आपको एक नंबर जहां भी लिखा होगा हम उसे ड्राइवर पुली बोलेंगे। जब ये ड्राइवर पुली यहां पर घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो जब ये ड्राइवर पुली ऐसे चलेगी तो बेल्ट इस दिशा में चलेगी, बेल्ट नीचे से आएगी, फिर यहां से खींच के इस तरह से जाएगी। इसका मतलब ड्रिवन पुली यानी पुली नंबर 2, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है एक नंबर, तो 2 नंबर किस दिशा में घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अपन घड़ी नहीं बोलते हैं, हम तो ये कहेंगे कि ड्राइवर के विपरीत दिशा में। यदि ड्राइवर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी। तो यहां से ये क्लियर है कि ओपन बेल्ट ड्राइव को यदि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बदल दिया जाने, पुली यही है, हम इसको यहां पर क्रॉस बेल्ट कर दें तो दोनों की घूर्णन की दिशा विपरीत हो जाएगी। उल्टा बोले तो यदि हमें पुली की घूर्णन की दिशा बदलनी है इसी व्यवस्था में, तो हमें क्या करना होगा, ओपन बेल्ट ड्राइव को क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बदलना होगा। लेकिन क्या बदल जाएगा यहां पर देखिए, 2 चीज बदल जाएंगी, एक तो बेल्ट की लंबाई बदल जाएगी, दूसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहां तक क्लियर है। तो अब ये देखिए एक और इसमें दिक्कत आती है, किसमें परेशानी या यूं कह लीजिए कमी है इसकी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव की। जैसा मैंने बताया कि क्रॉस बेल्ट, ये वाले बेल्ट यूं है, फिर जो नीचे से ऊपर यूं घूम के आ रही है, तो वो इस तरह से क्रॉस करती है, यानी इस तरह से। और जब ये चलेंगी तो इनका जो बीच वाले जो किनारे हैं जहां ये रगड़ खाएंगी आपस में, तो बीच वाले किनारे जो होते हैं वो घिस जाते हैं, वियर हो जाता है, किनारों से बेल्ट घिस जाती है क्योंकि आपस में रगड़ लगेगी। इस तरह से देखिए, यूं इस तरह से, ठीक है। ये एक तरफ की बेल्ट है, ये दूसरी तरफ की बेल्ट है, ऐसे क्रॉस है, तो ये यूं क्रॉस होगा तो यहां ये किनारा और ये किनारा बेल्ट का घिस जाता है और लॉस भी होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, या हिंदी में बोले तो आच्छादन कोण, जिसको हम थीटा से लिखते हैं। ये जब अपन डिटेल में इसका डेरिवेशन करेंगे, अलग अलग सूत्र अपन स्थापित करेंगे, उस समय ये बहुत बार बार चर्चा में आएगा, इसलिए इसको यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब है किसी भी पुली के ऊपर, चाहे ये हो, यानी ड्राइवर हो चाहे ड्रिवन। अच्छा एक चीज और मैं यहां क्लियर कर दूं कि मैंने पुली 36 दिशा में बनाई, यहां और यहां, बिल्कुल क्षैतिज है, यहां और यहां क्षैतिज है, यहां और यहां क्षैतिज, कोई जरूरी नहीं है। मशीन में जैसी आवश्यकता उस हिसाब से पुली लगाई जा सकती है। अर्थात ड्राइवर पुली यहां है तो ड्रिवन यहां हो सकती है, ड्राइवर यहां है तो ड्रिवन यहां भी हो सकती है। लेकिन ओपन बेल्ट है तो ऐसे होगी, क्रॉस बेल्ट है तो ऐसे होगी। यानी पुली की व्यवस्थाएं मशीन में आवश्यकता अनुसार कहीं भी हो सकती हैं। अब हम यहां पर पढ़ रहे थे एंगल ऑफ कांटेक्ट, आच्छादन कोण। आच्छादन कोण क्या होता है? आच्छादन कोण या एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप, LAP लैप। एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप क्या होता है? पुली के जितने पृष्ठ पर, यानी देखिए यहां से शुरू हो रही है पुली के, यहां से और इस बिंदु तक, अर्थात A से B तक, पुली नंबर 1 की बात करें तो इतने पुली की इतनी परिधि पर बेल्ट टच है। अर्थात अगर ये यूं घूम रही है
यो घूम रही है तो बेल्ट यहां से टच होना शुरू होती है और यहां आके इसका संपर्क खत्म हो जाता है, कांटेक्ट खत्म हो जाता है, पुली का पृष्ठ अलग जाता है और बेल्ट का पृष्ठ अलग जाता है। तो कितने कोण पर बेल्ट टच में रही? बेल्ट इतने कोण पर टच में रही, यहां से और यहां तक इतने कोण पर बेल्ट कांटेक्ट में रही, यहां से ये जो है इस कोण पर, ठीक है, अर्थात यहां से यहां तक। तो बड़ी पुली पर देखिए ये 180 था, व्यास था इसका, थोड़ा इधर है और थोड़ा इधर है, इसका मतलब बड़ी पुली पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? 180 से ज्यादा, ठीक है। छोटी पुली पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा क्योंकि इसके समानांतर ये त्रिज्या होगी, इसके समानांतर ये त्रिज्या होगी, तो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट ये इतना होगा। छोटी पुली पर एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां से यहां तक, समझ में आया? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? जितने पुली की जितनी परिधि के कोण पर, यानी इस कोण पर, यहां से यहां तक इस कोण पर जितने पर बेल्ट संपर्क में है, कांटेक्ट में है, उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब एक सीधा सा सामान्य सा सवाल है, यदि दोनों पुली का व्यास बराबर हो सकता है ऐसा परिस्थिति में, एक ये और एक ये, मान लेते हैं दोनों पुली का व्यास बराबर है, तो बताइए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? बिल्कुल क्लियर है, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, तो अर्थात दोनों पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? 180 डिग्री या पाई रेडियन। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एंगल को हमेशा रेडियन में लिखने की आदत डालिए। यहां तक क्लियर है? अब एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि मान लेते हैं कि ये कोण, ये इतना सा कोण, ये यहां से और यहां तक कोण मान लेते हैं 5 डिग्री, तो इस बड़ी पुली पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हुआ? देखिए 180, तो ये पूरा एक सीधी लाइन है, 5 डिग्री ये और 5 डिग्री ये, बिल्कुल सिमेट्री से ये भी 5 होगा, ये भी, अर्थात एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया? 180 प्लस 5 यानी 190 डिग्री। 180 में प्लस हो गया। अगर ये एंगल 5 है, ये एंगल 5 है, तो यहां पर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये भी 5 डिग्री ही होगा। ये अपन आगे कैलकुलेशन करेंगे, उसमें स्पष्ट चित्र बनाएंगे, वहां भी समझाऊंगा मैं आपको। इसका मतलब यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हुआ? देखिए ये तो हुआ 180 डिग्री, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लाइन, लेकिन उससे 5 डिग्री कम और 5 डिग्री इधर कम, यानी 10 डिग्री कम, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया? 170 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको पता होना चाहिए। कोशिश ये की जानी चाहिए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा से ज्यादा हो। जितना ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ही आप अभी मोटे तौर पर ये मान सकते हैं कि घर्षण के लिए पृष्ठ ज्यादा कांटेक्ट में होगा, तो शक्ति संचरण यानी पावर ट्रांसमिशन भी ज्यादा होगा। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो टर्म है, जो राशि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेल्ट ड्राइव में। आगे इसका हर सूत्र में इसका प्रयोग होगा, न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत क्लियरली अपने को समझना होगा किस प्रकार से इसका यूज होगा। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया बेल्ट का ओरिएंटेशन या विन्यास। पुली के ऊपर बेल्ट किस प्रकार से चढ़ी हुई होती है? 2 ही प्रकार से चढ़ी हुई हो सकती है, ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, वी बेल्ट में, यानी जब पुली पर वी खांचा है और उसमें वी बेल्ट चलती है, उस वी बेल्ट में हम क्रॉस बेल्ट की व्यवस्था नहीं कर सकते, संभव नहीं है। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि क्रॉस बेल्ट निम्न में से, क्रॉस बेल्ट व्यवस्था जो है वो निम्न में से किन बेल्ट के लिए संभव है? ओनली फॉर फ्लैट बेल्ट्स, ठीक है, ओपन बेल्ट दोनों के लिए। अब हम आते हैं टाइप ऑफ पुली। देखिए ओरिएंटेशन है, ये अलग अलग प्रकार की पुली हो सकती हैं, लेकिन इन पर बेल्ट चढ़ाने का तरीका यही रहेगा। अर्थात अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पुली। टाइप ऑफ पुली मोटे तौर पर 4 प्रकार की होती है: आइडलर पुली, कंपाउंड पुली, स्टेप्ड पुली और लूज एंड फास्ट पुली। अब हम इनको एक एक करके चित्र के द्वारा समझेंगे। अब हम जो भी चारों पुली जो अपन ने पढ़ी अभी देखा था, आइडलर पुली, कंपाउंड पुली, स्टेप्ड पुली, इन सभी को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए आइडलर पुली। आइडलर का मतलब क्या है? आइडल, IDLE, आइडल का मतलब बेकार, फालतू, जिसका कि कोई यूज नहीं है, जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है उसमें बीच में, यानी पावर ट्रांसमिशन में वो कहीं भी यूज नहीं हो रही है, फिर भी उसका कुछ ना कुछ महत्व है।
सीधे तौर पर वो पावर ट्रांसमिट नहीं करती है, अर्थात ऐसी शाफ्ट पर नहीं कसी होती जहां से हमें पावर यूज करनी है। तो आइडलर पुली मैंने यहां पर चित्र से दिखाया है, ये दो पुली हैं, एक और ये दो, ठीक है। मान लेते हैं ये ड्राइवर है 1 नंबर और 2 नंबर है ये ड्रीवन है। तो इसमें ये जो तीसरे नंबर की पुली है ये आइडलर पुली है। व्यवस्था में आपको बता देता हूं कैसा है कि इसकी जो ये शाफ्ट है 2 नंबर की पुली की जो शाफ्ट है 1 नंबर पर भी हो सकती है, जैसा डिजाइन उस हिसाब से होगी। इसमें हमने एक एल शेप का ऐसे एक पत्ती लगाई हुई है जो इसके शाफ्ट के ऊपर है, अर्थात इसकी शाफ्ट यदि मैं मानूं ये शाफ्ट है तो इस पर ये एल शेप की इस तरह से, और ये जो पत्ती है इसके सापेक्ष इस तरह से घूम सकती है। अर्थात यदि मैं इसको नीचे करूं तो ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से। क्लियर है चीज? तो ये जो पत्ती है इसमें एक पिन लगी हुई है, पिन पर एक पुली है, ये पुली इस बेल्ट पर टिकी हुई है, अर्थात यो है इस पर पिन है और पिन के पीछे की तरफ पुली है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडलर पुली। और ये आइडलर पुली इस बेल्ट पर टिकी हुई है। यहां तक क्लियर है? ये इसकी व्यवस्था है। कार्य कैसे करती है कि हम इस पर वजन लटकाते हैं, वेट लटकाते हैं, या यूं कह लीजिए इस पर कोई स्क्रू भी हो सकता है, इससे हम इसको टाइट कर सकते हैं। अर्थात इसको हम इस प्रकार से या तो इस दिशा में या इस दिशा में घुमा सकते हैं। जब मैं इसको इधर घुमाऊंगा तो ये पुली इधर से नीचे आएगी, जब मैं इसको इधर करूंगा तो ये पुली ऊपर जाएगी। अब इसका यूज क्या है? देखिए, पावर कहां से कहां तक ट्रांसमिट हो रही है? 1 नंबर से 2 नंबर को, अर्थात इस आइडलर पुली के द्वारा कोई भी शाफ्ट से हम कोई आउटपुट नहीं ले रहे, किसी प्रकार की पावर नहीं ले रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसका फिर यूज क्या है, क्यों हमने फालतू में लगाई है? आइडल का मतलब फालतू, लेकिन इसका यूज है। देखिए, जब अभी अपन आगे पढ़ेंगे टेंशन कैलकुलेट करेंगे, बेल्ट में जो टेंशन होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। टेंशन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पावर ट्रांसमिशन में। तो कई बार क्या होता है कि बेल्ट लूज हो जाती है, जैसे मोटरसाइकिल की चेन लूज हो जाती है, हम मिस्त्री के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं टाइट कराने, तो ये अपने आप ही टाइट हो जाती है। कैसे? मान लेते चलते चलते ये बेल्ट लूज हो गई, वजन लटका हुआ है, तो ये वजन से ये जैसे ये बेल्ट लूज होगी तो ये नीचे आएगी, तो ये वजन नीचे आएगा और ये पुली इधर इसको और टाइट कर देगी। तो पहला तो क्या हुआ आइडलर पुली का प्रयोग? टू इंक्रीज द टेंशन इन द बेल्ट। दूसरा क्या है? टू इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जहां से बेल्ट टच होना शुरू हुई और जहां खत्म हुआ, ये पूरा जो कोण है ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। अगर ये आइडलर पुली नहीं होती तो देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ा यहीं तक होता, लेकिन चूंकि आइडलर पुली आ गई तो बेल्ट और नीचे हो गई, तो कॉन्टैक्ट अब इस बिंदु तक हो गया। यहां तक हो गया है, ये पहले यहां तक रहता, अगर ये सीधी बेल्ट आती तो यहीं तक रहता। अब चूंकि ये और दब गई है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया। तो जितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है उतना ही पावर ट्रांसमिशन ज्यादा होता है। अब देखिए, टू टेक अप द परमानेंट डिफॉर्मेशन, होता क्या है कि बेल्ट को यदि हम लगातार यूज करते रहते हैं तो उसका परमानेंट स्थायी तौर पर उसकी लंबाई थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों तरफ बेल्ट टेंशन में रहती है। खींचकर यानी जब ये चलती है तो इसमें टेंशन बढ़ता है, और जब किसी लगातार किसी चीज को हम खींच के रखते हैं तो समय के साथ उसमें स्थायी विकृति या परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। क्लियर है चीज? तो चूंकि ये लूज हो गई है इसलिए उसको जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ है तो उसे टेंशन कम हो जाएगा, तो उसको भी ये कंपनसेट या उसको भी ये ठीक कर लेती है। कैसे? कि जैसे ही ये लूज होगी, वही व्यवस्था हो गई कि जैसे ही ये लूज होगी तो ये पुली और नीचे आ जाएगी इस वजन के कारण। यदि हमें टेंशन और बढ़ाना है तो हम यहाँ पर वेट ज्यादा रख देते हैं। तो ये रोल है आइडलर पुली का। अब आता है कंपाउंड पुली। देखिए, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं यौगिक, और यौगिक का मतलब 2 या अधिक चीजों से मिलकर बनी एक चीज। तो वही चीज यहां पर है। यदि मैं आपसे पूछूं कितनी पुली हैं इस सिस्टम में, तो आप कहेंगे देखिए 1 2 3 4। लेकिन मैं ये पूछूं शाफ्ट कितनी है, तो 1 2 और 3 पुली एक ही शाफ्ट पर है। अर्थात ये किस प्रकार से है? ये इस प्रकार से है कि जैसे ये शाफ्ट है तो इसके ऊपर एक पुली, जैसे 2 नंबर की छोटी पुली, और इसके ऊपर ही 3 नंबर की बड़ी पुली।
ठीक है। तो ये बेसिकली अलग अलग भी हो सकती हैं, या एक ही पुली में एक तरफ व्यास कम कर दिया और दूसरी तरफ व्यास ज्यादा कर दिया। तो ये जो पुली है, अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये पुली, इन तीनों पुली में पुली नंबर 2 और 3 मिलकर क्या बना रही है? कंपाउंड पुली। इसको इंटरमीडिएट पुली भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच में, ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में यदि और पुली लगा दे एडिशनल, तो हम उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, बीच की। तो ये बीच की पुली भी है। जब भी हम बीच में पुली लगाते हैं सामान्य तौर पर वो कौन सी होती है? कंपाउंड पुली। तो यहां यदि मैं आपसे पूछूं कि एक किसको चला रही है? 2 को। 2 किसको चला रही है? किसी को नहीं। 2 किसी को नहीं चला रही है, लेकिन 2 जिस शाफ्ट पर है उसी शाफ्ट पर 3 है, तो 3 अपने आप चलती है। ठीक है। इसका मतलब इसमें ड्राइवर कितने हो गए? ड्राइवर पुली 2 हो गई, 1 और 3। और ड्रिवन कितनी हो गई? 2 और 4। 4 को कौन चला रहा है? 3 नंबर। क्लियर है चीज? तो यहां 2 जोड़े हो गए पुली के, 1 और 2 ड्राइवर ड्रिवन, 3 और 4 ड्राइवर ड्रिवन। अब आप कहेंगे सर क्यों लगाई हमने ऐसी? देखिए मैंने आपको पिछले बार भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये चित्र में मैं ऐसे बना रहा हूं, हो सकता है ये पुली यहां हो सकता है ये पुली यहां हो सकता है ये पुली यहां, किसी भी प्रकार से व्यवस्था हो सकती है। ठीक है। तो यहां पर देखिए कि अपन ने ये कंपाउंड पुली क्यों यूज करी। देखिए अंततः अपन चाहते क्या? एक तो पावर ट्रांसमिशन की पावर यहां से यहां आए या यहां से यहां आए। दूसरा, हम एक जो इनकी घूर्णन गति है, जैसे 100 चक्कर प्रति मिनट ये चलती है, तो ये 50 चलनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक गति का अनुपात भी लेते हैं कि अगर यही सिस्टम है तो ये 100 से चल रही है, तो ये कितने से चलेगी? या उल्टा बोले तो अगर ये 100 से चल रही है, हमें इसको 50 से चलाना है, तो इसका व्यास कितना होना चाहिए? अर्थात गति का अनुपात भी महत्व रखता है, जिसे हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है। तो यहां पर यदि हमें गति का अनुपात ज्यादा रखना है, अर्थात ड्राइवर की गति आरपीएम चक्रों की संख्या और ड्रिवन की गति चक्रों की संख्या, इनमें जो अनुपात है बहुत ज्यादा रखना है, तब हम कंपाउंड पुली का प्रयोग करते हैं। क्लियर है चीज? अब आता है स्टेप्ड पुली। देखिए स्टेप का मतलब होता है कदम या सीढ़ी। ये जो पुली है ये सीढ़ी के रूप में होती है। देखिए एक ही शाफ्ट है, ड्राइवर शाफ्ट, उस पर 3 पुली है, A, B, C। तीनों पुली का व्यास अलग अलग है। ये यूं कह सकते हैं ये एक ही लोहे का टुकड़ा था, एक वृत्ताकार डिस्क थी, लेकिन उस पर अलग अलग व्यास काट दिए गए। तो अगर यदि मैं यहां से इसको जोड़कर देखूं तो A, B, C कैसी पुली है? एक कंपाउंड पुली है। ठीक इसी प्रकार से 1, 2, 3 कैसी पुली है? एक कंपाउंड पुली है। लेकिन यदि हम इसे देखें तो एक कैसी शेप में, देखिए एक कोन या शंकु के आकार में है, ये यहां से ये शंकु के आकार में है, इसलिए हम इसे कोन पुली भी बोल देते हैं। अब इसका प्रयोग क्या है? यूज क्यों अपन इसको पढ़ रहे हैं? तो देखिए इसका क्या महत्व है कि हम चाहते हैं कि ड्राइवर पुली तो एक निश्चित गति पर घूमे। मान लेते हैं ड्राइवर पुली 100 आरपीएम पर घूमती है, तो जैसे मोटर है, मोटर मान लेते हैं मोटर से 100 आरपीएम पर घूम रही है, तो ये तो 100 पर ही घूमे। लेकिन जो दूसरी शाफ्ट है ड्रिवन शाफ्ट, कभी हमें 100 से ज्यादा पर चलानी है, कभी हमें 100 से कम पर चलानी है। क्लियर है चीज? तो देखिए मैं कॉम्बिनेशन आपसे पूछता हूं, ए अपने व्यवहारिक ज्ञान से बताइएगा, अभी बेल्ट किस पर चढ़ी हुई है? C पर और 3 पर। ये बेल्ट C और 3 पर है। क्लियर है? तो अब ड्राइवर का व्यास कम है और ड्रिवन का व्यास ज्यादा है, अर्थात अगर ये 100 चक्कर लगा रही है तो क्या ये 150 या 150 चक्कर लगाएगी? नहीं। यदि व्यास बढ़ जाता है तो चक्रों की संख्या कम हो जाती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सभी चीजें क्लियर करेंगे। तो यहां पर यदि ये 100 है तो मान लेते हैं ये 25। अब ये तो 100 ही चले, हमें इसको मान लेते हैं 50 पर चलाना। तो क्या करेंगे? B और 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे। मान लेते हैं ये दोनों बराबर बराबर है, सॉरी इसका जस्ट डबल व्यास है ना। तो जस्ट डबल व्यास है, यानी B का जो व्यास है उससे दुगना है नंबर 2 का व्यास। अब बेल्ट को मैं इस पर से उतार कर, यानी B और 3 के कॉम्बिनेशन से उतार कर B और 2 के कॉम्बिनेशन पर बेल्ट को शिफ्ट कर देता हूं या चढ़ा देता हूं। तब ये तो 100 पर ही चल रहा है, लेकिन चूंकि इसका व्यास थोड़ा सा कम हो गया है तो अब इसके आरपीएम बढ़ जाएंगे।
यदि हमें और आरपीएम बढ़ाने हैं तो ये तो 100 पर ही घूमेगी। देखिए व्यास अलग अलग है लेकिन एक ही शाफ्ट पर है, इसलिए इनकी सबकी गति समान होगी। ठीक वैसे ही जैसे 2 और 3 की यहां पर गति समान होगी, एक ही शाफ्ट पर है, और गति की दिशा भी समान होगी। यदि ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये भी क्लॉकवाइज, ठीक ऐसे ही होगा। अब यदि मैं A और 1 का कॉम्बिनेशन पर बेल्ट चढ़ाऊंगा तो हमें ड्रीवन की गति सबसे ज्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि ड्रीवन का व्यास यहां पर सबसे कम है। तो स्टेप्ड पुली, अच्छा ये कितने स्टेप पुली होगी? 3 स्टेप पुली, 3 स्टेप हैं, 1 2 3, तो 3 स्टेप पुली होगी। क्यों काम में ले जाती है? वहां पर काम में ले जाती है, यहाँ ड्राइवर की तो गति समान रहेगी लेकिन ड्रीवन की बदलनी हो। अपन ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ड्रिल मशीन है या लेथ मशीन है, तो वहां पर मोटर तो एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, लेकिन जो स्पिंडल है उसका चक है या ड्रिल जो घुमाना है वो जॉब के हिसाब से या छेद जो हमें करना है ड्रिल के साइज के हिसाब से उसकी गति अलग अलग चाहिए, तो वहां पर हम ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब आता है लूज एंड फास्ट पुली। लूज का मतलब ढीली और फास्ट का मतलब परमानेंट कसी हुई, तो वो लूज एंड फास्ट पुली मैंने यहां पर दिखाई है। देखिए ये एक शाफ्ट है, ये ड्राइवर शाफ्ट है, ये ड्राइवर शाफ्ट है, ठीक है। अब ड्राइवर शाफ्ट पर देखिए चित्र में बिल्कुल क्लियर है, 2 पुली हैं, ये लूज पुली है और ये फास्ट पुली है। क्या मतलब है? ये शाफ्ट है, इसके ऊपर ये लूज पुली की बात करें, ये इस तरह से लूज पुली। लूज पुली ठीक वैसे ही है कि इसके ऊपर पुली, हमने पुली का आंतरिक व्यास जो है जिसमें शाफ्ट लगी हुई है उसका व्यास शाफ्ट के व्यास से थोड़ा ज्यादा, यानी बिल्कुल फ्री है। मैं शाफ्ट को पकड़ लूं और पुली को घुमाऊं तो फ्रीली घूमेगी, यानी पुली और शाफ्ट के बीच में किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो फास्ट पुली है, जो फास्ट पुली है, फास्ट का मतलब बहुत कसा हुआ, जुड़ा हुआ, परमानेंट जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये जो दूसरी पुली है इस साइड से मैंने एक दूसरी पुली चढ़ाई समान व्यास की, बाह्य व्यास इनका आउटर डायमीटर बिल्कुल बराबर है, वो इस पुली पर परमानेंट, चाहे चाबी या की के द्वारा, चाहे परमानेंट वेल्डेड है, अर्थात पुली घूमेगी तो शाफ्ट घूमेगी, उल्टा बोले शाफ्ट घूमेगी तो पुली घूमेगी। ये मतलब है लूज एंड फास्ट पुली का। तो इनकी जो टोटल चौड़ाई यहां से यहां तक है, इसके बराबर की एक पुली लेते हैं, चूंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी इसलिए ज्यादातर हम इसे ड्रम बोल देते हैं, जैसे ड्रम होते हैं। ये ड्राइवर पुली पर है, ड्राइवर पुली चलेगी तो ये ड्रम भी चलेगा। अब बेल्ट की जो चौड़ाई है वो इस एक सिंगल पुली की चौड़ाई के बराबर है। तो देखिए अभी बेल्ट किस पर है? इस ड्रम पर है, इसके इधर वाले हिस्से पर है, और साथ ही साथ फास्ट पुली पर वो बेल्ट चढ़ी हुई है। अब जब ड्राइवर चलेगा तो ये ड्रीवन है, ये ड्रीवन है, जब ड्राइवर चलेगा तो ड्रीवन भी चलेगा, ड्रीवन पुली यानी फास्ट पुली चलेगी तो शाफ्ट भी चलेगी। अब मान लेते हैं कि ड्राइवर पुली तो हमें नहीं रोकनी, लेकिन इस शाफ्ट पर हमें पावर नहीं चाहिए, ये तो चलती रहेगी लेकिन ये नहीं चलनी चाहिए। तो क्या करते हैं, इसमें एक ऐसी व्यवस्था होती है, जैसे फोर्क या चिमटा टाइप होता है, ऑपरेटर के पास होता है, वो बेल्ट पर यूं होता है। ऑपरेटर के पास एक लीवर होता है, वो लीवर को एडजस्ट करता है, तो ये लीवर इधर सरकता है, तो साथ साथ चूंकि ये बेल्ट एकदम ये घूम रही है, जैसे जैसे इसको सरकाते हैं तो वो धीरे धीरे इस पुली पर चढ़ जाती है। ठीक वैसे जैसे साइकिल में चेन उतर जाती है, तो हम क्या करते हैं कि आगे वाले स्प्रोकेट पे, पीछे वाले स्प्रोकेट पे आधी चेन चढ़ाते फिर घुमाते हैं तो वो पूरी चढ़ जाती है। तो ठीक ऐसे एक इशारा चाहिए केवल इसको, चूंकि ये लगातार घूम रही है, ये भी घूम रही है, तो जैसे ही इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं वो तुरंत इस पुली पर आ जाती है ये बेल्ट, ठीक है। तो जब ये इस पुली पर आ गई तो देखिए ड्राइवर पुली तो घूम रही है, लेकिन अब इसके साथ बेल्ट के साथ लूज पुली भी घूमेगी, जैसे फास्ट पुली घूम रही थी, लेकिन लूज पुली तो घूमेगी। क्या ये शाफ्ट घूमेगी? नहीं घूमेगी, क्योंकि ये यहां पर देखिए गैप है, ये लूज है, इसलिए जिस मशीन की भी ये शाफ्ट है अब वो मशीन नहीं चलेगी, जबकि ड्राइवर लगातार चल रहा है। तो ये व्यवस्था हम वहां पर यूज करते हैं जहां हमें रुक कर कभी पावर चाहिए ड्रीवन पे, कभी नहीं चाहिए, इस प्रकार की यदि व्यवस्था, जबकि मोटर लगातार चलती रहे। तो इसलिए यानी पावर जो है वो इंटरमिटेंटली रुक कर यदि पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम लूज एंड फास्ट पुली यूज करते हैं। तो आज हमने देखा
ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ओरिएंटेशन क्या होता है, दिशाएं उनको यदि बदल जाए तो दिशाएं, घूर्णन की दिशाएं कैसे बदल जाती हैं, पुली कितने प्रकार की हो सकती हैं, ये सब चीजें हमने यहां पर देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेल्ट ड्राइव से रिलेटेड कैलकुलेशन पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। और मेरे जो पावर ट्रांसमिशन के प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके वीडियो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, जिन्हें आप इस वीडियो को देखने से पहले अवश्य देखें ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।